नमस्कार, युवा संसद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। दोस्तों, युवा संसद एक ऐसा मंच है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए देश का युवा अपनी आवाज को राष्ट्रीय पटल पर उठाता है। राज्यसभा टीवी की ये कोशिश ताकि तमाम उन मुद्दों को उठाया जा सके जिनका सरोकार देश के युवाओं से है, यानी कि युवाओं की सोच, उनका नजरिया, उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां। यही मकसद है युवा संसद का। और युवा संसद की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुंचे हैं मेरठ। याद कीजिए, 10 मई 1857। ये तारीख आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मेरठ छावनी में तैनात 3री कैवेलरी के 85 जवानों ने चर्बी लगे कारतूसों को चलाने के आदेश की अवहेलना कर भारत की स्वाधीनता के प्रथम संग्राम को कुछ इस तरह का मोड़ दिया जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाने जाने लगा। यानी ये कहा जा सकता है कि अगर स्वाधीनता संग्राम की पहली चिंगारी कहीं फूटी तो वो जगह थी मेरठ। लेकिन इन सालों के दौरान मेरठ में कितना बदलाव आया, किस तरह की समस्या है मेरठ के सामने, किस तरह की चुनौतियां, और उस पर क्या है यहाँ के युवाओं की सोच। शुरुआत करते हैं प्रश्नकाल के साथ। चलिए प्रश्नकाल की शुरुआत करते हैं। देखिए, मुद्दा आप सभी मेरे साथ हैं। हम युवा संसद की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है वो है प्रश्नकाल। मुद्दा यह है कि मेरठ की फिलहाल ताज़ा क्या स्थिति है। 1857 की क्रांति के लिए जाना जाता है मेरठ को, लेकिन फिलहाल किस तरह से प्रेरणा का स्रोत है मेरठ, और ताज़ा सूरत हाल में मेरठ में किस तरह की समस्या है, किस तरह की चुनौतियां हैं, यह विषय है। इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो, आपके जहन में हो, आप उठाना चाहें प्रश्नकाल के दौरान। पहला सवाल आप में से कोई उठाना चाहे? जी। मेरठ में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वी आर एग्री टू इट। हम सब यहाँ पे आते हैं इतनी अच्छी सिटीज़ से, फिर मुझे समझ नहीं आता कि इतनी यूनिवर्सिटीज़, इतने कॉलेजेस में ये क्यों कहा जाता है कि लड़कियाँ जीन्स नहीं पहनेंगी, ये नहीं पहनेंगी। लड़कियों के हॉस्टल 7 बजे बंद होते हैं और लड़कों के 11 बजे। ये डिफरेंस क्यों है? अगर एजुकेटेड ग्रुप ही इतना डिफरेंस करेगा तो हम अनएजुकेटेड पीपल्स के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। फीमेल्स को इतना बाउंड क्यों किया जाता है? अगर टीजिंग कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो लड़कों पे बाउंडेशंस लगाओ, ना कि लड़कियों पे। Why they are putting restrictions on good things rather than putting restrictions on bad things? जो गलत है उन्हें रोको, ना कि जो सही है उन्हें दबाओ। तो मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये बड़ा सवाल है कि मेरठ में विचारों का अंतर्द्वंद है। एक तरफ मेरठ बहुत तेजी से विकास कर रहा है, लोगों की सोच आधुनिक हो रही है, वहीं एक तबका इस तरह का भी है मेरठ में जहां पर अभी भी इस तरह की चीजें हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कुछ कॉलेज में जीन्स बैन है। एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद गंभीरता से हमको विचार करना होगा। वो हम बहस जब हमारा सेगमेंट होगा उसमें करेंगे। फिलहाल दूसरा कोई और सवाल आपको लगता हो इस मुद्दे से आप पूछना चाहेंगी? अगर हम अभी देखें, मेरठ दिल्ली के बगल में आता है। अभी ये चलता है कि मेरठ काफ़ी डेवलप हो गया, उसमें मॉल्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़े हो रहे हैं। बट हम अभी भी देखेंगे कि मेरठ के पश्चिम जगह गाँवों में देखा जाए अभी भी ऑनर किलिंग होती है। इसका रीज़न क्या है? इतना बड़ा गैप क्यों है? एक जगह डेवलप हो रहा है और एक तरफ हो रहा है ऑनर किलिंग। इस पर हम इशू देखना चाहते हैं। बिल्कुल, जीन्स बैन हो रही है, ऑनर किलिंग के मामले हैं। ये सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि मेरठ की एक सिर्फ राष्ट्रीय पहचान नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान है। 1857 की क्रांति के लिए जाना जाता है मेरठ को। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति नहीं होती तो शायद आज आज़ादी हमको देखने को नहीं मिलती। तो फिर मेरठ का ताज़ा सूरत हाल ऐसा क्यों है? क्यों कॉलेजेस में जीन्स बैन की जाती है? क्यों कुछ जगह ऑनर किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं? कुछ कॉलेजेस में, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए, कुछ कॉलेजेस में मोबाइल्स तक को मेरे ख्याल से बैन किया गया है। चलिए, और कोई महत्वपूर्ण सवाल आप में से कोई उठाना चाहे मेरठ की स्थिति पर? जी हाँ। सर, मेरठ को एजुकेशन हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी आईआईटी कॉलेज नहीं है, कोई भी आईआईएम्स कॉलेज नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी एजुकेशन है, यहाँ पे भी जो भी कॉलेजेस हैं, वो केवल क्वांटिटी है, मतलब वो एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। वो नेशन फेम का कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, इस तरह का कॉलेज नहीं है। तो ये रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी यहाँ पे जो बीटेक कॉलेजेस हैं सब यूपीटीयू के कॉलेजेस हैं, तो आईआईटी कॉलेजेस या फिर यहाँ पे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। चलिए, एजुकेशन हब कहा जाता है मेरठ को। पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स कहीं पर हैं, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहीं पर हैं, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, वो मेरठ में है। लेकिन उसके बावजूद ये सवाल महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके अलावा क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, यानी कि गुणवत्ता परक शिक्षा की कमी है, जिस पर चिंता जाहिर की है यहाँ के युवाओं ने। इसके अलावा कोई और सवाल आप में से उठाना चाहता हो मेरठ? जी हाँ।
मेरठ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिकेट का एक बड़ा हब है, इंटरनेशनल मार्केट नहीं है। और कई जैसे जो लघु उत्पाद है, कैंची यहाँ की फेमस है, तो कैंची के लिए इतना कोई वो नहीं है कि कोई मार्केट हो जिसके लिए लोग बाहर से आके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर सकें। तो मेरठ की ये सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, ये विडंबना है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है मेरठ, शिक्षा क्रांति हो रही है देश में, और उसमें कहीं ना कहीं भूमिका मेरठ की भी है, बहुत ज़्यादा विश्वविद्यालय। लेकिन पढ़ने के बाद जब बात रोज़गार की आती है तो ये चुनौतीपूर्ण होता है इन तमाम युवाओं के लिए कि वो उनके पास कोई और विकल्प नहीं रहता, फिर पलायन होता है। क्योंकि जब आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नौकरी भी अच्छी मिले, लेकिन यहाँ पर उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है जहाँ इनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए। कोई और सवाल प्रश्नकाल के दौरान आप में से उठाना चाहे, आप पूछना चाहेंगी? It is said कि law and order has to be followed in every state, but law and order मेरठ में बिल्कुल फॉलो नहीं होता है। ईव टीजिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे वो बढ़ती जा रही है। द इंस्टेंसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्यों हमें ऐसा करना पड़ता है कि एक लड़की को घर से बाहर निकलने के लिए या कॉलेज से बाहर निकलने के लिए उसे 1000 बार सोचना पड़ता है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ। लड़के उसे ये कहते हैं कि तमीज़ के कपड़े पहन के बाहर निकलो। हमेशा एक लड़का एक लड़की को छेड़ता है, लेकिन एक लड़की कभी लड़के को नहीं छेड़ती। कपड़े तो उटपटांग लड़के भी पहन के बाहर निकलते हैं, तो क्यों रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगाई जाती हैं? आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस बॉयज़ पे भी होनी चाहिए। एज माई फ्रेंड राइटली सेड, वाई वी आर पुट इन बाउंडेशंस, वाई वी आर पुट इन द 4 walls ऑफ अ रूम, द बॉयज़ शुड बी पुट इन द रूम। और देखा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इसी वजह से बॉयज़ एंड गर्ल्स दे बोथ गेट इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, and that's why they are in the crime. It is said the Meerut is a crime city. So I think the government must look into this. चलिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाए। 2 सवाल इन्होंने उठाए कि मेरठ को क्राइम सिटी का दर्जा क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जाता है कि मेरठ एक क्राइम सिटी बनती जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और कोई सवाल आप में से उठाना चाहे? कि जैसे हम लोग एक पॉश सोसाइटी में रहते हैं, साकेत यहाँ की सबसे अच्छी सोसाइटी है। रात को हम सो रहे हैं और हमारे घर के बराबर में गोलियाँ चल रही हैं, तो कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। चलिए, एक चीज़ हमने वो भी इग्नोर कर दी कि साकेत जैसी कॉलोनी में भी ऐसा कुछ होता है। अगले दिन आप उठते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, अच्छा उसको मार दिया गया, 7 shoots एंड द गाय इज़ डेड। अब आप नेक्स्ट डे देखते हैं कि कोई न्यूज़ इस रिलेटेड में नहीं है कि जस्टिस किसी को मिली है। जस्टिस आज तक उठाया ही नहीं गया है टॉपिक इन मेरठ, तो ऐसा क्यों होता है? चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि एक और युवा ने बात उठाई कि क्राइम सिटी का लेबल लग चुका है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरठ की छवि को इससे धक्का पहुंचता है। उन्होंने भी एक और इसी तरह का एग्जाम्पल दिया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक इशू है, ऑनर किलिंग एक इशू है, इसके अलावा कॉलेजेस में जीन्स क्यों बैन की गई, रूढ़िवादी और दकियानुसी जो मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं एक इशू है। और कोई सवाल प्रश्नकाल के दौरान आप में से पूछना चाहेगा? जी, आप पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन एनवायरनमेंट पे है कि आजकल हम लोग एनवायरनमेंट डे बना रहे हैं, अर्थ डे मना रहे हैं, पर वो एक्चुअली बुक्स में ही है कि हम लोग ये डेज मना रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी लैंड ही नहीं है। आजकल हम देखते हैं हमारी फर्टाइल लैंड्स है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें मल्टीनेशनल्स बन रही हैं, सुपर टेक मॉल्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ बनता ही जा रहा है, पर वो लैंड ही नहीं है, तो हम लोग खाएंगे क्या और रहेंगे क्या? पानी ही नहीं है। चलिए, विकास की अंधी दौड़ में जो है औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन वहीं पर्यावरण को इससे ज़रूर नुकसान पहुंच रहा है, तो पर्यावरण को भी ध्यान देना चाहिए। और कोई सवाल आप में से पूछना चाहेगा? प्रश्न आप पूछना चाहेंगी? अभी कुछ दिनों पहले टीवी पे एक नेशनल डिज़ास्टर्स एक्टिविटी हुई थी, ऑपरेशन मजनू, जो कि मेरठ की पुलिस ने किया था। सो आई वांट टू से दीज ऑल थिंग्स आर रबिश। ऑपरेशन मजनू आप चला रहे हो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कि हाँ सही में वहाँ पे कुछ कपल्स हैं या नहीं है। आप किसी को भी आके वहाँ पीट रहे हो, अरेस्ट करके जा रहे हो। नेशनल मीडिया पूरा उसे कवर करके, इट्स वॉट अ ब्लंडर। मैं ये नहीं कह रही मॉरल पुलिस गलत चीज़ है, बट अगर मॉरल पुलिस को होना चाहिए तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑपरेशन मजनू, दे शुड डू अगेंस्ट एनीथिंग, अगेंस्ट ईव टीजिंग। चलिए, मॉरल पुलिसिंग भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ समय पहले ही जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया ऑपरेशन मजनू का, ये चीज़ देखने को मिली थी, तो मॉरल पुलिसिंग पर भी गंभीरता से विचार किए जाने की ज़रूरत है। चलिए, और कोई सवाल आप में से पूछना चाहता हूँ? जी हाँ। एक्चुअली मेरा सवाल एक बहुत ही बुनियादी चीज़ से है, जो किसी भी सिटी या फिर किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है, वो है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो कि मेरठ में बिल्कुल भी नहीं। जबकि मेरठ एक ऐसी सिटी है जो दिल्ली के बहुत नज़दीक है, बट अभी भी यहाँ पे रोड्स बहुत ख़राब हैं। आप कहीं भी जाइए तो थोड़ी देर में आप बिल्कुल मिट्टी से सन जाएंगे,
पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ के गाँवों में या फिर यहाँ सिटी में भी ले लीजिए तो गांव में तो 10-10 12-12 घंटे नहीं आती है, सिटी में भी काफ़ी कट ऑफ रहता है। तो जिस तरह से ये सिटी है, काफ़ी इसका इतिहास रहा है, तो इस हिसाब से इसको इतना टाइम लगा है डेवलप होने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको ठीक भी होना चाहिए। चलिए, विकास का जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो शायद ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल उठे। ऑनर किलिंग का सवाल उठा, मॉरल पुलिसिंग का सवाल उठा, कॉलेजेस में जीन्स बैन को लेकर सवाल उठा, इसके अलावा भी कई सवाल उठे। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं युवा संसद और इस वक्त राज्यसभा टीवी की जो टीम है युवा संसद की, वो मेरठ में मौजूद है। मेरठ के सुभाष यूनिवर्सिटी में, जहां पर मेरे साथ कुछ छात्र हैं। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल इन तमाम युवाओं ने उठाए। जिस तरह से ऑनर किलिंग का मामला इन लोगों ने उठाया कि वो कहीं ना कहीं मेरठ की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। मॉरल पुलिसिंग का मामला इन लोगों ने उठाया, विकास का मामला, बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने का मामला, ये तमाम तरह के सवाल है। लेकिन सबसे पहले अब जो है शुरुआत हम करेंगे इस सेगमेंट की बहस के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बहस की। सबसे बड़ा सवाल आप सभी ने जो उठाया था वो शिक्षा व्यवस्था का है। हर किसी ने बोला कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन एक ने सवाल उठाया उसके बावजूद रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को और किस तरह से सुदृढ़ बनाया जा सकता है, समाधान क्या है, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन शिक्षा से जुड़ा कोई और सवाल आपको नजर आता है? सर, जैसे यहाँ पे ये वेस्टर्न यूपी का एजुकेशन हब बनता जा रहा है मेरठ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्वांटिटी, जैसा इन्होंने कहा था, क्वांटिटी बढ़ गई कॉलेजेस की, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। खोखले दावे करे जाते हैं कि प्लेसमेंट आपको मिलेंगे, और प्लेसमेंट को देख के भी स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं कॉलेज की तरफ कि हमें यहाँ प्लेसमेंट मिलेगा बड़ी कंपनीज़ में। डिग्रीज़ उनकी फेक निकल जाती हैं कई बार पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। वो बिजनेस एक बना रखा ओवरऑल इन लोगों ने इसका पढ़ाई का भी, कि 4 कमरों में भी अगर हैं तो कॉलेज एक खोल दिया, वो बच्चे तो आएंगे ही आएंगे वहाँ पे, तो इसके लिए भी कुछ काम करना चाहिए। चलिए, आप लोगों का कोई इस तरह का एक्सपीरियंस, जब आप लोग यहाँ पर आए थे, शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं मेरठ की, तो यहाँ पर बहुत भारी संख्या में कॉलेजेस हैं, तो आप लोगों का कोई इस तरह का एक्सपीरियंस कि किसी ने झूठा वादा किया हो कुछ इस तरह का? सर, झूठा वादा नहीं, लेकिन आई वांट टू डू MBA इन एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कोई भी एक प्रॉपर कॉलेज, यहाँ पे इतने कॉलेजेस हैं, लेकिन मुझे MBA इन एडवर्टीजमेंट के लिए, इन मीडिया मैनेजमेंट के लिए मुझे यहाँ पे कोई भी सूटेबल या प्रॉपर इस तरह का कोई भी कॉलेज नहीं मिला। तो सर, ये डिफ़िकल्टीज आती हैं कि कॉलेजेस इतने हैं, लेकिन जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर। चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है, अपनी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल शिक्षा का बाजारीकरण का है कि किस तरह से शिक्षा जो है यहाँ पर पैसा कमाने का एक जरिया बन चुकी है। एक पैसा बनाने के लिए लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खोल देते हैं। फेक डिग्रीज़ की भी कई बात यहाँ पर सुनने को मिली है कि वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, तो इसको लेकर भी युवाओं ने चिंता जाहिर की है। और कोई आपको लगता है शिक्षा से जुड़ा और कोई एक्सपीरियंस आपको, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे ये कोर्सेज हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, BB है, मास कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट स्टफ, इनके कॉलेजेस तो हैं, पर अगर हम बात करें कि अब हम जॉब करेंगे तो यहाँ पर नहीं करेंगे, या फिर बॉम्बे है, दिल्ली है, बैंगलोर, ऑल दैट एरियाज वी आर गेटिंग द जॉब ओवर देयर, बट नॉट इन मेरठ। कॉलेजेस हैं पर उनका काम ही नहीं है यहाँ। चलिए, रोजगार का भी एक सवाल उठा था प्रश्नकाल के दौरान कि यहाँ पर पढ़ाई का अच्छा स्तर है, लेकिन उसके बावजूद रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध ना होना इनके लिए चिंता का विषय है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? आप कुछ कहना चाहेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर? एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं, वो उसकी मेन जो वजह है वो ये है कि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे बहुत कमी है उसकी, क्योंकि हर तरीके से आप कहीं भी देखिए, छोटे स्तर पर तो आदमी के लिए यहाँ पे रोज़गार है कि अपना कोई अपना पर्सनल अगर काम करना चाहता है या पर्सनल व्यापार करना चाहता है तो वो तो कर सकता है। बाकी जैसे हम जैसे स्टूडेंट हैं, हम मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हमको ये इनका दोस्त ने कहा है अभी कि बाहर जाना पड़ता है, बिल्कुल यही सोचना पड़ता है कि ये दिल्ली जाएँ, बॉम्बे जाएँ, कहाँ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के ना तो एजेंसीज हैं, ना कोई इतना बड़े चैनल से कोई हब वगैरह हैं ताकि हम किसी भी तरह यहाँ पे जॉब ले सकें या कुछ ऐसा। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान ऑनर किलिंग का मामला भी उठा था कि यहाँ पर विचारों का अंतर्द्वंद है। एक तरफ समाज आधुनिक होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ समाज का एक तबका इस तरह का भी है जहाँ पर अभी भी इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। ऑनर किलिंग का मामला आप लोगों ने प्रश्नकाल के दौरान उठाया था, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे ऑनर किलिंग पर?
ऑनर किलिंग आजकल मेरिट इतना डेवलप हो रहा है, फिर ऑनर किलिंग के केसेस तो आने ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम इतनी गरीबी सोच रख कैसे सकते हैं। किसी की पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करे, हमारी हिंदू मैरिज एक्ट है, हम किसी से भी शादी करें, उनमें किसी का कोई हक नहीं बनता। हमारे पेरेंट्स ने हमें जन्म दिया, उसके बाद हमारी खुद की सोच है कि हम कुछ भी करें, इवन उनका भी हक नहीं है। तो ये और सोसाइटी कैसे आके हम पे हक जमा सकती है? तो कौन सी राइट्स हमें दी जा रही है? फिर तो हमारी राइट टू फ्रीडम तो वैसे ही उन्होंने स्नैच कर ली, तो फिर इसको उससे हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन से कि राइट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीडम तो सारा हमारा ले ही लिया, तो फिर गवर्नमेंट ही कर ले जो उन्हें करना। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि ऑनर किलिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन तमाम युवाओं ने मुझे बताया कि हर दिन जब ये अखबार खोलते हैं तो इस तरह के मामले इनको देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरठ की जो इमेज है उसको भी धक्का पहुंचता है। ऑनर किलिंग पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑनर किलिंग जब तक मेरठ में होती रहेगी, वी कांट से कि मेरठ डेवलप हो रहा है, क्योंकि किसी भी सिटी को, स्टेट को डेवलप होने के लिए सबसे पहले वहाँ की मेंटेलिटी होनी चाहिए डेवलप। जब वो ही नहीं है तो हाउ कैन वी से कि आवर सिटी इज़ डेवलपिंग और आवर सिटी इज़ डेवलप्ड? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम किसी को भी कहीं भी पकड़ के मार दे रहे हो, इट्स नॉट राइट। अच्छा, वजह क्या आप लोगों को नज़र आती है? अगर ये सब हो रहा है मेरठ में तो इसके पीछे वजह, क्योंकि उनका तर्क होता है, कोई ना कोई वो तर्क दिए जाते हैं जिसको वो अपने तरीके से जायज़ ठहराते हैं। वजह क्या नज़र आती है आपको इसके पीछे? सर मेनली जो खाप पंचायत है वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा और मेरठ के कुछ एरियाज़ हैं, और जो राजस्थान में इस जगह पे हो रही है। सर जो लोग ये खाप पंचायत के मेंबर्स होते हैं, दे आर वेरी रिजिड। वो बोलते हैं कि नहीं, वो किसी की सुनने को एग्री नहीं है। जैसे अभी सत्यमेव जयते में भी इस चीज़ को लेके आमिर खान ने इशू बनाया था कि हाँ, तो वो बोलते हैं नहीं वो सब सही है। वो उस चीज़ को, वो अपने जो उनका मेंटल स्टेटस है, जो माइंड उन्होंने सेट कर रखा है, वो उसे चेंज ही नहीं करना चाहते। और मेनली सर जो इनका है वो जाट कम्युनिटी को लेके, उसमें ये लोग इंटरकास्ट मैरिज और जो इनका होता है कि सेम गोत्र मैरिज, वो सब उसको उसका ऑब्जेक्शन करते हैं। और सर इसमें 2007 में जो मेजर केस आया था, वो बबली और मनोज का जो केस आया था सर, उसको लेके अभी तक जस्टिस उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। तो सर जब इतने टाइम तक वो जस्टिस भी उनका नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, और कोई उस चीज़ को लेके मतलब सब बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी सॉलिड जो स्टेप्स हैं वो उसके अगेंस्ट नहीं लिए। चलिए, ये बड़ा सवाल है, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान और भी कई महत्वपूर्ण सवाल उठे थे, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था और क्राइम सिटी का जो है वो तमगा क्यों मिलता जा रहा है मेरठ को, ये एक बड़ा सवाल था। लॉ एंड ऑर्डर पर आपको आप कुछ शेयर करना चाहें कि क्यों मेरठ में इस तरह से जो है क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्यों इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? मेरठ में लॉ एंड ऑर्डर पर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं है। पहले तो हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद जर्नल ओबीसी एससी एसटी डिवाइड किया जाता है। अगर इतना डिवीजन होगा तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि एक जर्नल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर सकती है? सबके अपने रूल्स हैं, सबके अपनी थिंकिंग है। तो बेसिकली पहले इक्वालिटी दो, फिर आगे क्राइम को कंट्रोल करो। अगर इक्वालिटी होगी तो ना तो राइट्स होंगे, ना कोई लड़ाई होगी, ना ये ऑनर किलिंग होगी, ना ही कोई एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी। जो डिजर्व करते होंगे वही आगे आएंगे एजुकेशन में भी। और जब सेम कास्ट हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो कोई किसी को मारेगा नहीं, सबकी थिंकिंग एक जैसी होगी। तो बेटर है एक सेंट्रल लेवल पे पहले हम इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी चाहिए, बाकी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप भी कुछ मेरे से शेयर करना चाह रहे थे? यहाँ पर रायट्स का, हिंदू मुस्लिम रायट्स, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल वोट्स हैं वो सारी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइडेड है। लोगों की थिंकिंग भी, सेक्ट की थिंकिंग अलग है। हिंदूज़ हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, मुस्लिम्स हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा, जब तक 1947 ही लेके बैठे रहेंगे, तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब तक पुरानी सोच के साथ हम चिपके रहेंगे तब तक शायद हम समाधान नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन युवा संसद के माध्यम से हम समाधान निकालने की भी कोशिश करेंगे कि जितने भी सवाल यहाँ पर उठे हैं, क्योंकि मुद्दे बहुत गंभीर है, लेकिन उनका समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है, ये समाधान भी युवा संसद के माध्यम से ये तमाम युवा निकालेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं युवा संसद, और युवा संसद में अब बात समाधान की। बहुत से मुद्दे हम लोगों को देखने को मिले प्रश्नकाल के दौरान, चर्चा के दौरान, और किस तरह से लेकिन उनका समाधान निकाला जा सकता है, युवाओं की क्या सोच है, उनका क्या नज़रिया है कि कैसे उस समस्या का हल निकल सकता है, ये भी हम युवा संसद के माध्यम से इन सभी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर विचारों के अंतर्द्वंद का देखने को मिला कि एक दो फाड़ है, एक खाई है। एक तरफ आधुनिक होता समाज है, वहीं दूसरी तरफ रूढ़िवादी मानसिकता है, दकियानुसी सोच है लोगों की। उस अंतर को किस तरह से पाटा जाए, उस अंतर को किस तरह से खत्म किया जाए, समाधान क्या हो सकता है, आप बताना चाहेंगे?
समाधान? क्या अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता लोगों के अंदर फैलाई जाए? क्योंकि जो दो फाड़ है, जो विचारों का अंतर्द्वंद है, उसको कैसे किया जाए? ऑनर किलिंग, जीन्स बैन, ये सब कैसे दूर किया जाए? समाधान क्या है? एक तो प्राइमरी एजुकेशन, गांव-गांव में जाके अगर एजुकेशन का प्रचार करा जाए तो बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए तो, क्योंकि आफ्टर 10th या आफ्टर 12th एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी उसे अफोर्ड कर सकता है। और एक लॉ ऑर्डर भी इन्फोर्स नहीं है। अगर कहीं पे किलिंग होती है, कहीं पे कोई मर्डर होता है, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सभी बहुत ही लथार्जिक है। मुझे लगता है इस मामले में सिर्फ एक न्यूज़ बन जाती है, मीडिया को थोड़े टाइम के लिए कवरेज मिल जाता है, उसके बाद उसका कोई एक रेजोल्यूशन नहीं है। कुछ नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड, नंबर ऑफ केसेस सॉल्व, कुछ रिजल्ट, कुछ परसेंटेज नहीं है। तो बस चल रहा है। चलिए, ये महत्वपूर्ण है कि अगर इस तरह का कोई क्राइम होता है या फिर इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो उसका अंजाम क्या हुआ, एक नज़ीर पेश की जानी चाहिए। इसके अलावा मेरा सवाल विचारों के अंतर्द्वंद का था। आप में से कोई आप बताना चाहेंगे, क्या जागरूकता फैलाने से इसको कम किया जा सकता है? अगर हम जाएं, समाज को हम इसमें एक शामिल करें, क्या जागरूकता फैलाने से इस चीज़ को कम किया जा सकता है? ऑनर किलिंग के जो मामले हैं या फिर दूसरे जो मामले हैं? हाँ, बिल्कुल जागरूकता से ज़रूर ख़त्म किया जा सकता है। जैसे सेम गोत्र होता है, तो अगर एक लड़का और लड़की अगर शादी कर रहे हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? तो ये तो हमें उन्हें जागरूक करना पड़ेगा कि सेम गोत्र या सेम कास्ट ऐसा या इंटर कास्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक एजुकेशन की क्या कहते हैं, जो कमी है, इसकी वजह से ये सब ये ऑनर किलिंग और जो भी है ये सारा एजुकेशन की कमी की वजह से ही हो रहा है। चलिए, एजुकेशन की कमी की वजह से। इसके अलावा क्या प्रशासन किस तरह के कदम उठा सकता है? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, प्रशासन किस तरह के कदम उठा सकता है जिससे आपको लगता है कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर दूसरे इश्यूज़ की बात हो? देखिए, प्रशासन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस केस को मीडिया की हाइप मिल जाती है उस केस को तो पुलिस सॉल्व कर देती है, और जो केसेस बंद रह जाते हैं फाइल में या FIR नहीं लॉन्च हो पाती है, उन केसेस पे कोई ध्यान ही नहीं देता। तो नंबर ऑफ़ केसेस जो फाइल होते हैं वो आई थिंक सो 10% होते हैं आउट ऑफ, मतलब 100%, 10% ही केसेस फाइल होते हैं, तो उतना ही सॉल्व हो पाते हैं। बल्कि जबकि नंबर ऑफ़ केसेस जो कि हो रहे हैं, ऑनर किलिंग है, चाहे रेप, मतलब कुछ भी, किसी भी ईव टीजिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। और जब वो FIR लॉन्च नहीं करेंगे तो वो सोल्यूशन कहाँ से निकालेंगे, उसको सॉल्व कहाँ से करेंगे? तो FIR लॉन्च जरूर होनी चाहिए, प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। चलिए, इसके अलावा मॉरल पुलिसिंग का भी सवाल आप लोगों ने उठाया था, उसमें भी समाज की भागीदारी के जरिए शायद इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। समाधान आप बताना चाहेंगी, कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है? सर, एक्चुअली गवर्नमेंट जो स्कीम बनाते हैं लेकिन उनका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती हैं वो प्रॉपरली मीन्स की ब्यूरोक्रेट्स जो हैं यहाँ पे जो भी है, मिड में जो गवर्नमेंट वो स्कीम्स बना देती है, उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पे होता है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग है सर कि हम लोगों की भी कुछ मॉरल ड्यूटीज़ हैं। लाइक हम लोग अगर चाहें, गवर्नमेंट कितना भी अवेयर कर ले, वो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हम लोग अवेयर नहीं है, जब तक हम लोग अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को नहीं समझ सकते हैं, तब तक ये सब चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हों। चलिए, ये बड़ा सवाल है, लेकिन युवाओं की किस तरह से भागीदारी इसमें हो सकती है? समाज की भागीदारी हो सकती है, युवाओं की भागीदारी को किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है? वो किस तरह से एक कदम आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं, उसको निभा सकते हैं? वो मैं आप सभी, यू वांट टू से समथिंग? सब बोल रहे हैं एजुकेशन दो तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों हम सब एजुकेटेड नहीं है? जब जीन्स बैन हुआ है वो कॉलेजेस में ही तो हुआ है, वहाँ पे क्या अनएजुकेटेड लोग पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता हम सब एजुकेटेड। प्रॉब्लम एजुकेशन का नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास ऑपरेशन मजनू चलाने का टाइम है बट ऑनर किलिंग रोकने का टाइम नहीं है, क्यों? तो मेन प्रॉब्लम लाई करती है वोट बैंक पे, क्योंकि अगर वो वहाँ पे वोट, अगर वो बैन कर देंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे उस गांव से, उनके वो गांव वोट नहीं देगा। तो मेन प्रॉब्लम तो अभी गवर्नमेंट में ही लाई कर रही है। पहले तो इस इनइक्वालिटी को तो हटाएं, वो ठीक है, सबको इक्वल करें, कोई वोट बैंक की प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने आप टाइम मिलेगा। पुलिस करना चाहती है बट वो नहीं कर पाती, क्योंकि अपनी बिरादरी, अपनी जात, उनके लिए वो कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि फिर उनको एक फीलिंग आ जाती है कि ये हमारे अपने लोग हैं, तो फिर वो जस्टिस भी वहाँ पे पार्शल हो जाता है। तो बेटर है पहले हम ये कास्टिज्म हटाएं, पहले हम एक मतलब यूनिफॉर्म कंट्री बनाएं इंडिया, उसके बाद हम इन सब चीज़ों पे आए। ये मजनू ये सब, ये तो अपने आप बंद हो जाएगा जब हमें सबको लगने लगेगा कि ठीक है इक्वालिटी है, अपने आप सब होगा, सब रोक लगेगी। अगर वोट बैंक के चक्कर में चलते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल प्रश्नकाल के दौरान उठा था, हमने उस पर चर्चा भी की थी, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया था। शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है, यहाँ पर फ़ायदा मिल रहा है इन तमाम युवाओं को शिक्षा से, लेकिन उसका एक बाजार सा जो पैदा हो चुका है उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, उसमें प्रशासन के किस तरह की भूमिका हो सकती है? शिक्षा के बाजारीकरण पर किस तरह से विराम लगाया जा सकता है? जैसे लास्ट ईयर एक एग्जांपल आया था, एक इंस्टीट्यूट था, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उसमें राउंड अबाउट 150-200 स्टूडेंट्स थे, बट आफ्टर कुछ टाइम्स के बाद वो सबके पैसे से लेकर भागा था। आई थिंक 3 करोड़ रुपीज़ लेके गया था वो।
तो उसके 2-3 दिन कार्रवाई चली थी, मैंने भी इंस्टीट्यूट में वर्क करा था, बट फिर बाद में उसका रिजल्ट नहीं निकला। ना उसका न्यूज़पेपर में कुछ आया, ना उसका बॉस था, ना उसका कुछ पता चला, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना स्टूडेंट्स के रिफंड हुआ, ना उनको किसी और इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला। तो इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? आई थिंक इस पे कुछ कार्रवाई, जिस इंस्टीट्यूट से एफिलेटेड था उस इंस्टीट्यूट को स्ट्रिक्टली कदम उठाने चाहिए। अपनी पॉलिसी देने के लिए, अपनी गुडविल देने के पहले उसके जो ले रहा है, गुडविल ले रहा है, जो इंस्टीट्यूट खोल रहा है, उसकी अच्छे से इंक्वायरी होनी चाहिए। टाइम टू टाइम उसमें जो इंस्टीट्यूट वाला जो मेन हेड है उसको वहाँ पे आके रिसर्च करना चाहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, बट ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। चलिए, यही मतलब है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सख्त कार्रवाई हो, एक नज़ीर पेश हो कि अगर दोबारा इस तरह से कुछ हुआ तो फिर परिणाम जो है वो गलत होगा, तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में रोज़गार की अगर हम बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए इंडस्ट्री को किस तरह से सेटअप किया जा सकता है, उसमें क्या समाधान है? क्या विकास की जो बुनियादी सुविधाएं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सकता है? क्योंकि आप लोग पढ़कर बाहर निकलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक सवाल उठा था प्रश्नकाल के दौरान, इसका समाधान क्या है? उद्योग को कैसे खींचा जाए? सर, जब ये दिल्ली में कुछ दिन पहले कुछ सालों पहले जब दिल्ली में जगह कमी पड़ने लगी तो एनसीआर बनाया गया था कि एनसीआर में ये औद्योगिक घराने जो हैं और जो भी इनका बिजनेस है सारा धीरे धीरे ये ब्रॉड होगा इधर की तरफ, और उनके लिए कुछ फंड्स बने कि ये एनसीआर में फंड डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे कि वहाँ पे वो डेवलप कर सकें अपने आप को। मेरठ की अगर स्पेशल बात करें तो मेरठ के लिए भी जो फंड मिला उसका यूज़ आज तक कहीं नहीं हुआ, अगर हुआ है तो अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। वही बात अगर हम करें कि गुड़गांव की, एनसीआर रीजन में वो भी आता है, लेकिन गुड़गांव को हरियाणा सरकार भी डेवलपमेंट के लिए पैसे दे रखे हैं, नियर अबाउट 19,000 करोड़ रुपीज़ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से फंडिंग हुई थी उसका पूरा उन्होंने डेवलपमेंट में अपने यूज़ किया है। आपको क्या लगता है सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या मॉनिटरिंग की जाए इस चीज़ की? क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए इसके लिए, आके उन्हें कुछ अब जैसे कमेटी बना दी, फिर उस कमेटी की जांच के लिए दूसरी कमेटी बना दी, तो कमेटी बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि गुड़गांव भी उसी जगह पे है, मेरठ भी उसी जगह पे, तो बराबर इक्वालिटी लानी पड़ेगी दोनों जगह में इस चीज़ के लिए। जब तक प्रशासन गंभीरता से उस तरह की योजना नहीं बनाता और उन योजनाओं को लागू करने के लिए जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत नहीं किया जा सकता, तब तक शायद जो बात की जाती है कि 1857 के गदर का जो शहर है वो 2012 की क्रांति के लिए तैयार है, वो शायद तब तक सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। मेरठ का संपूर्ण विकास का जो सपना है वो शायद तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का युवा संसद में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।